यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी कर रहे थे और इसमें अभी तक हमने हीट एनर्जी, थर्मोमेट्री इसको स्टडी कर लिया। इसके बाद हमने थर्मल एक्सपेंशन को देखा, थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स, और एक छोटा सा टॉपिक और बड़ा सा, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कैलोरीमेट्री। देखिए, कैलोरीमेट्री ये चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग ये समझना चाहेंगे कि हीट एनर्जी को कैसे मेजर किया जाता है। तो कैलोरीमेट्री की डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस और इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the measurement of the heat energy or thermal energy, which deals with the measurement of the heat energy and thermal energy। तो हम जिस भी मेथड से, जिस भी तरीके से हम लोग हीट एनर्जी को मेजर करेंगे या थर्मल एनर्जी को मेजर करेंगे, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्टडी करना बोला जाता है कैलोरीमेट्री। ठीक है, हम लोग हीट एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशन आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। क्या क्या वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे कैलोरीमेट्री के अंदर, और सब्सटेंसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें काम में आएंगी, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो सबसे पहले कैलोरीमेट्री के अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज specific heat capacity, or you can simply say that specific heat। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और यू कैन से दैट स्पेसिफिक हीट, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप दोनों को किसी भी तरह से बोल सकते हैं, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं। ओके, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, और दोनों मटेरियल्स के मैं आपको नेम भी बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, दिस इज ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है और इसका मास है 5 किलोग्राम, ये भी 5 किलोग्राम का। ओके, और दूसरा ऑब्जेक्ट, देखिए मैं दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक सेम रखता हूँ। पहली कैरेक्टरिस्टिक सेम रखा हूँ, दैट इज मास। इसका जो मास है वो भी 5 किलोग्राम है, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इट इज ऑफ कॉपर, और इसका मास भी कैसा है? 5 किलोग्राम। तो मैंने एक पैरामीटर को सेम कर दिया, दोनों का मास सेम है। ध्यान से समझते जाइए इस बात को। दूसरा, मैं दोनों का टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ, दोनों का टेम्परेचर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। मान लीजिए इन दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो मैंने ये देखा कि मैंने दोनों को हीट एनर्जी दी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बर्नर लगाया और बर्नर लगा करके इसको ऐसा गर्म करना शुरू कर दिया, हीटअप करना शुरू कर दिया, और इसको भी हीटअप कर रहे हैं। और हमने एक मेजरमेंट लिया, वो मेजरमेंट ये था कि जब हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर मैंने ये देखा कि इसको 4500 जूल की एनर्जी दी। इतनी एनर्जी देते ही, फॉर एग्जांपल, इतनी एनर्जी देते ही इस एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ये जो कॉपर था, इसको अप्रोक्सीमेट 1900 जूल की एनर्जी दी, और इतनी एनर्जी देते ही इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो दोनों में एक पैरामीटर और कांस्टेंट है, दोनों का एक पैरामीटर और कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली बात, दोनों का मास सेम था, फर्स्ट पैरामीटर हमने सेम रखा, ताकि हम ये स्टडी कर सकें कि दोनों अलग अलग हीट एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करें, दोनों अलग अलग हीट एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करें, दोनों को अलग अलग हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, किसी को ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, किसी को कम हीट एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। तो मैंने पहला पैरामीटर सेम रखा, मास, दोनों का मास 5 किलोग्राम। दूसरा पैरामीटर भी सेम रखा, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक चीज हमें ये देखने को मिली, एक ऑब्जर्वेशन, हमने किसी भी तरीके से हीट एनर्जी को मेजर किया और ये देखने को मिला कि इस एल्यूमिनियम का, 5 किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
4500 जूल की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्ड 4500 जूल एंड कॉपर रिक्वायर्ड 1900 जूल, 1900 जूल, 1900 जूल की इसको जरूरत पड़ती है। अब दोनों में किसका डिफरेंस है? क्या दोनों में मास का डिफरेंस है? आंसर है नो। क्या दोनों में चेंज इन टेम्परेचर का डिफरेंस है? नो। दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और दोनों को अलग अलग हीट एनर्जी चाहिए। तो इससे एक बात साफ होती है कि इन दोनों मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इन दोनों मटेरियल्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जो एल्यूमिनियम है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एल्यूमिनियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इनके मोशन को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो कॉपर है उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, थोड़ा कम है तो कम हीट एनर्जी से काम चल जाता है इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो यहाँ पर किसका डिफरेंस आ रहा है? तो आंसर है एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आ रहा है जो दोनों में अलग अलग है, जो दोनों में क्या है, अलग अलग है। और उसी कैरेक्टरिस्टिक का क्या नाम रखा गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम से लग रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, कितनी कैपेसिटी है उसको हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो हमने देखा एल्यूमिनियम की कैपेसिटी ज्यादा है हीट को एब्जॉर्ब करने की, और कॉपर की कैपेसिटी कम है हीट एब्जॉर्प्शन की। ओके, तो दोनों अब अलग अलग तरह के सब्सटेंसेज हैं। अब अलग अलग तरह के सब्सटेंसेज को स्टडी करने के लिए हमने उनका मास सेम रख दिया, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या रख दिया, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी कैसा है, 1 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर 1-1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बोला कि इन दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक अलग है, मास सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट एनर्जी अलग अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? स्पेसिफिक हीट। इसकी स्पेसिफिक हीट अलग है, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, अलग होगी। ओके, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन। अगर मैं दोनों के मास को डबल कर देता हूं तो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी डबल हो जाएगी। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें लीजिए ध्यान से, मैं क्या चेंज करने वाला हूं, मास को चेंज करने वाला हूं। तो यहां पर ये जो एल्यूमिनियम था इसका मास मैंने कर दिया 10 किलोग्राम, और ये वाला जो कॉपर है इसका मास भी कितना कर दिया, 10 किलोग्राम। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन आई कि पहले इसको 4500 जूल की रिक्वायरमेंट थी, अब इसको 9000 जूल की रिक्वायरमेंट है। अब इसको 9000 जूल की रिक्वायरमेंट रहती है, जस्ट डबल हो गई। देख लीजिए एनर्जी जस्ट क्या हो गई, डबल हो गई। और इसमें भी ऐसा होगा 1300 जूल की रिक्वायरमेंट होगी कॉपर को हीटअप करने के लिए, क्योंकि इसका हमने क्या चेंज कर दिया, मास डबल कर दिया। मास डबल कर दिया तो हीट एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अब आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि अगर मास को डबल कर देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को भी डबल करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जिस क्वांटिटी में, जिस रेशो में आप उसका मास इंक्रीज करेंगे उसी रेशो में क्या इंक्रीज हो जाएगी, हीट एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हीट एनर्जी, देखिए हीट एनर्जी को कैपिटल क्यू से लिखते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग किससे लिखने वाले हैं, कैपिटल क्यू से लिखने वाले हैं। तो जो भी मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के या सैंपल के मास पे डिपेंड करती है। मास ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए, हीटअप करने के लिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिए, अब हम लोग चेंज इन टेम्परेचर को देखते हैं, फिर से उसी बात पे आते हैं। दोनों का मास था 5 किलोग्राम, अब हम मास को चेंज नहीं कर रहे, वी आर नॉट चेंजिंग द मास, वी आर नॉट चेंजिंग द मास। फाइव किलोग्राम एल्यूमिनियम एंड 5 किलोग्राम कॉपर, और ये हीट एनर्जी थी जो रिक्वायर्ड थी। पहले हम चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे थे, 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर 1-1 डिग्री बढ़ा रहे थे, तब इतनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी। अब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनका दोनों का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 2 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इनका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो हीट एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, डबल देनी पड़ेगी। पहले 4500 जूल दे रहे थे, अब 9000 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले 20 था,
तो 4500 जूल देंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 4500 जूल देंगे तो 22 हो जाएगा। इसके साथ भी ऐसा होगा, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, और इतनी हीट एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व। फिर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाना है, मतलब कि 22 डिग्री सेल्सियस करना है, तो 1900 जूल की एनर्जी और देनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी हो जाएगी 3800 जूल। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और देखने को मिली कि अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करना है उतनी ही ज्यादा आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर डबल करना है, अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर डबल करना है, जस्ट डबल करना है, तो डबल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आती है, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस, the heat energy supplied to a substance is directly proportionate to the change in temperature, is directly proportionate to the change in temperature। मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और टेम्परेचर में आप जितना ज्यादा चेंज चाहते हैं उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखी, ये दो ऑब्जर्वेशन, ये दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखी। ओके, अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आएगा, यहाँ से हमारे पास किसका फॉर्मूला आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आएगा। ओके, ये एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ा रहने देता हूँ, क्योंकि इससे मैं आपको कुछ कैलकुलेट करके बताऊंगा। जैसे एल्यूमिनियम था और इसका मास कितना था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम मास 5 किलोग्राम एंड इट रिक्वायर्स 4500 जूल एनर्जी, इट रिक्वायर्स 4500 जूल एनर्जी। इतनी एनर्जी इसको चाहिए 5 किलोग्राम को गर्म करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस हीट अप करने के लिए। और यहाँ पर क्या था, चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशन। इन इक्वेशंस को जैसे कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। और यू कैन से दैट द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये मास और टेम्परेचर का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। यहाँ पर कंबाइन करने पर यही तो मिलेगा। तो बोलने का मेथड क्या होगा, द हीट एनर्जी सप्लाई टू ए सब्सटेंस टू हीट अप, इसको गर्म करने के लिए, टू हीट अप द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये वर्ड साथ में यूज करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो सब्सटेंस का जितना भी मास है और इसके टेम्परेचर में आप जितना भी चेंज चाहते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आएगा, वो हीट एनर्जी के बराबर आएगा। लेकिन अभी ये इक्वल नहीं आ सकता, अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये इसके प्रोपोर्शनेट है। जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो मास पे डिपेंड करेगी और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ये इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और उस क्वांटिटी को इस फॉर्मूला में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमें अलग अलग हीट एनर्जी देनी पड़ी। एल्यूमिनियम को हीटअप किया था तो 4500 जूल की एनर्जी देनी पड़ी थी, और 5 किलोग्राम कॉपर को हीटअप किया था, ये कॉपर है 5 किलोग्राम, इसको जब हमने हीटअप किया था तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1900 की अप्रोक्सीमेट, लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज भी आपको बताऊंगा क्या होती है। इसका मास भी 5 किलोग्राम है एंड दिस इज कॉपर एंड दिस रिक्वायर्स 1900 जूल ऑफ एनर्जी। अब दोनों को अलग अलग, दोनों का मास सेम है ना, देखो दोनों क्वांटिटी मैंने सेम कर दी, मास सेम है, हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, और दोनों का मास 5 किलोग्राम है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, तो हीट एनर्जी फिर किस पे डिपेंड करेगी, दोनों ऑब्जेक्ट के मास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का चेंज इन टेम्परेचर हम सेम कर रहे हैं, दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इन दोनों पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही हीट एनर्जी, फिर भी हीट एनर्जी अलग आ रही है, इसमें 4500 आ रही है, इसमें 1900 आ रही है। तो इसका मतलब ये हीट एनर्जी एक चीज पे और डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस।
और वो जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस है वो हम किससे बताएंगे, वो हम बताएंगे स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू एस, स्मॉल एस। ये जो स्मॉल एस है इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट, M डेल्टा T। और यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं वेयर S इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा स्पेसिफिक हीट का, फिर वहां से यूनिट भी तो बनाना ही हमें। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनेगा एस इज इक्वल टू, देखिए ये एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा डाउन स्टेयर्स में, तो एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी, क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। यूनिट क्या बनेगा, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मेजर की ऐसा यूनिट बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल यूनिट की भी बात करेंगे क्या होगी। कैलोरी में मेजर करते हैं एनर्जी को, हीट एनर्जी को। सो दिस इज द हीट एनर्जी क्यू। क्यू को मेजर करते हैं जूल में, यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू को मेजर करते हैं जूल में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन इनवर्स में या डिग्री सेल्सियस इनवर्स में, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हो, केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही चेंज केल्विन में होगा। अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर केल्विन में भी कितना बढ़ेगा, 1 केल्विन ही इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिवीजन सेम होते हैं। सेल्सियस स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन 100 थे और केल्विन स्केल पर भी नंबर ऑफ डिवीजन 100 थे, बिटवीन 273 टू 373 केल्विन। तो इसीलिए आप यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं या केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, जूल पर किलोग्राम केल्विन, पर किलोग्राम पर केल्विन। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये मास है, मास आया किलोग्राम में, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को लिखेंगे केल्विन में। अब ये केल्विन जब अपस्टेयर्स में आएगा तब इनवर्स लगाएंगे। तो इस यूनिट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से हमने इसकी यूनिट बना दी। ओके, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कितनी है। ये आपके सामने फॉर्मूला है और ये पैरामीटर्स है, तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ लिख दीजिए, उससे पता लग जाएगा कि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कितनी है। So here I am giving you the specific heat of aluminium. The formula is S is equal to heat energy. कितनी हीट एनर्जी दी हमने इसको, 4500 जूल। तो 4500 जूल की हीट एनर्जी मैंने इसको दी। और कितने मास का था ये एल्यूमिनियम का, ये जो ब्लॉक था ये था 5 किलोग्राम का, तो यहाँ लिख देंगे मास की जगह पर लिख देंगे 5 किलोग्राम। क्यू आपको बता रखे 4500 जूल। तो कितनी हीट एनर्जी आपने सप्लाई की है, 4500। तो क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4500। मास कितना, 5 किलोग्राम, तो मास लिख दिया मैंने 5 किलोग्राम। चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिखेंगे 1। 4500 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 900। तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी बनेगी, तो ये जो एल्यूमिनियम था इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एल्यूमिनियम is equal to 900 joule per kilogram per Kelvin, or you can say that kilogram inverse Kelvin inverse। तो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, 900 जूल की हीट एनर्जी चाहिए। तो हमने बोला ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो हमने बोला ये इसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इस तरह से हमने इसकी हीट कैपेसिटी को फाइंड किया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जैसे यूनिट बनाई है वैसी डेफिनेशन बना दो। अब हम ये बोलेंगे, देखिए इसकी यूनिट में क्या आ रहा है, पर किलोग्राम। पर किलोग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। पर केल्विन का मतलब है कि आपको एक केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करना है या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। ओके, तो यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं।
तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैसे निकाली वो मैंने आपको बता दिया। वो एग्जांपल जो हम लेकर के चल रहे थे उसी से हमने निकाल दी। वो सारे के सारे पैरामीटर्स इस फॉर्मूला में पुट कर दिए और पता लग गया एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। ओके, नाउ वी वांट टू राइट द डेफिनेशन। एफ की डेफिनेशन लिखनी है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम का, और उसके टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से दैट 1 केल्विन। 1 केल्विन ही लिख देते हैं, SI यूनिट में बात कर रहे हैं तो 1 केल्विन लिख देते हैं। तो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा रहे हैं, तो उस समय उसको जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वही उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए। मास है 1 किलोग्राम, चेंज इन टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो हियर इट इज द फॉर्मूला, S is equal to Q m upon delta T. M is 1, change in temperature is also 1, so S is equal to Q। जो S है वो किसके बराबर आ जाएगा, द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सब्सटेंस ऑफ 1 किलोग्राम। तो यहां से बनेगी डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। तो क्या बोलेंगे, द हीट एनर्जी सप्लाइड, और यू कैन से दैट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to increase the temperature of the substance of mass 1 kilogram by 1 degree Celsius। अगर आपके पास कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय आपको जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वही हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। ओके, अब ये सब बातें जो जिसको समझ आ चुकी हैं वो रेज हैंड कर दीजिए जल्दी से। अब देखिए, मैं कुछ स्पेसिफिक हीट लिखता हूँ, स्पेसिफिक हीट कुछ सब्सटेंसेस की मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। जैसे कि एल्यूमिनियम की मैंने आपको बताया कि 900 के आसपास होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय S, स्मॉल s, इसको स्मॉल s से लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, एंड मेजर्ड इन द जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मतलब 1 किलोग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। द फर्स्ट सब्सटेंस इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मैंने अभी आपको बताई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 के आसपास होती है, 900.0 लिख सकते हैं आप इसको। सेकंड इज कॉपर। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 386, अप्रोक्सीमेट 386.4 होती है, लगभग आप 386 याद रख सकते हैं, 386.4। एंड नेक्स्ट सब्सटेंस इज सिल्वर। सिल्वर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 236.1। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड। लेड, लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, 127.1। नेक्स्ट, लेड के बाद हम लोग बात करेंगे टंगस्टन की। ये बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, अप्रोक्सीमेट 3383 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड इट रिक्वायर्ड हीट एनर्जी ऑफ 134.1, 134. नॉट 1, इट इज 4, 4 है। तो ये मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई। अच्छा, अब मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखने वाला हूँ। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, इसको कैलोरी में भी लिख सकते हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट में कैलोरी में भी लिख सकते हैं। S ऑफ वाटर इज 1000 कैलोरी पर किलोग्राम एंड पर केल्विन, या मैं इसको जूल में भी लिख सकता हूँ, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
ये आपको समझ आ रहा है? कैलोरी में दे रखा था तो मैंने 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा। तो ये जूल में दे रखा है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। अगर कैलोरी में दे रखा है और जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किसको गर्म होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इसको गर्म होने में 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं इन सारे सब्सटेंसेस का, तो सबसे पहले कौन गर्म होगा और सबसे लास्ट में कौन गर्म होगा? सबसे लास्ट में किसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा और सबसे पहले किसका टेम्परेचर बढ़ेगा? रेज योर हैंड्स। जस्ट वेट, दोबारा से सुन लीजिए मैंने क्या बताया। जो लेड है उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो कम है, तो 127.1 जूल, लगभग 127 जूल है। 127 जूल मिलते ही क्या होगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जबकि वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको 4200 जूल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर, तब तक इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो वाटर है इसको रेडिएटर्स के अंदर इंजन को कूल डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो एज ए कूलेंट इसको यूज करते हैं। जो वाटर है जिनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उनको एज ए कूलेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वाटर जो है वो एक तरह का कूलेंट है, इंजन को कूल डाउन करने के काम में आता है। जो हीट इंजन होते हैं कार्स में, बसेस के अंदर, ट्रक्स के अंदर, और रेल इंजन होता है जो, उसके अंदर भी रेडिएटर्स लगे होते हैं जिनमें वाटर फ्लो करता रहता है। और वो वाटर जो है वो कूलेंट का वर्क करता है, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब मच हीट एनर्जी। ये बहुत सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भी सिर्फ इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, और ये जो हीट एनर्जी है, ये जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, इसको आप कैलोरी में भी लिख सकते हैं और जूल में भी लिख सकते हैं। कैलोरी में लिखेंगे तो 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन आएगा, और अगर इसको जूल में लिखना है तो 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और यू कैन से दैट जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।